देन पॉइंट नंबर 90 की बात कर लेते हैं कि एफिशिएंसी, और अगर हम करंट का कर्व ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, है ना। इनपुट जो होता है वो दो पार्ट में, जैसे मान लेते हैं मशीन है, इसमें जो भी तुम इनपुट दोगे उसका कुछ पोर्शन तो आउटपुट में चला जाएगा और कुछ पोर्शन जो होगा वो लॉस में बाहर निकल जाएगा, सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो जो भी इनपुट देंगे ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट तो ऐसे ही रखो, इनपुट को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, डेट इज योर आउटपुट प्लस लॉसेस। वहां से दुनिया की जितनी भी मशीन्स हैं उन सब का फॉर्मूला यहीं से आया है, इस सिंपल मॉडल से हम वो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो अगर हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट में कितनी पावर मिली डिवाइड बाई इनपुट पावर को हम तोड़ सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, सही। अब जरा इसको खोल लो, तो आउटपुट पावर इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इनटू लोड करंट, वो लिख दिया लोड करंट। अब लॉसेस, लॉसेस दो तरीके के होंगे, दे आर द कांस्टेंट लॉसेस, यानी कि इसके अंदर आ गए तुम्हारे आयरन प्लस विंडेज मैकेनिकल सॉरी, एंड आई स्क्वायर आर यानी कि ओमिक लॉसेस मेंशन कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर इनके बीच का कर्व ड्रॉ करने चलें तो एक बात आप ध्यान से देखो, ये हमें इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। यानी कि क्या होगा, ये कर्व क्या बता रहा है, ये कर्व ये बता रहा है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे किसी भी मशीन पर, तो उसकी एफिशिएंसी शुरुआत तो पहले क्या होगा, इंप्रूव होना शुरू होगी, इंप्रूव होगी, इंप्रूव होगी, इंप्रूव होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, एंड देन इसके बाद एफिशिएंसी हमारी डाउन होने लग जाएगी। यही तो बता रहा है ये कर्व, सही है, बिल्कुल सही। अब इसको हम जरा फॉर्मूले से देखते हैं। तो जब हमारा लोड करंट जीरो है, शुरू के केस में ओपन सर्किट, तो ऐसे केस में आउटपुट पावर कितनी मिलेगी, ये भी जीरो मिलेगी। आउटपुट पावर जीरो होने का मतलब समझ रहे हो, एफिशिएंसी जीरो। इसीलिए कर्व हमारा एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि लोड जीरो इसका मतलब कोई पावर आउटपुट में जा ही नहीं रही है, आउटपुट पावर ही जीरो हो गई, सही है। अब जैसे जैसे तुम लोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट पावर बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज आउटपुट पावर इक्वल टू वी टी इंटू आई एल। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट पावर बढ़ेगी, तो वैसे वैसे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती चली जाती है। अब आप कहोगे कि सर लॉसेस भी तो बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, करंट बढ़ने पर पावर तो बढ़ेगी लेकिन कॉपर लॉसेस भी बढ़ेंगे। पर क्या देखा गया, जब हम शुरुआत की बात करते हैं यानी कि इतने पोर्शन की, तो इस पोर्शन के अंदर जो करंट है वो कोई बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड की नहीं होती, तो जो आउटपुट पावर है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करती, बिकॉज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वी टी इंटू आई एल। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है 220, और लोड करंट तुम अगर दो भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 440, है ना। लेकिन कॉपर लॉसेस की बात करें, 2 × 0.5, तो 2 जा इसका स्क्वायर कर लो, 2 जा 4 × 0.5, तो 5 4 20, तो 2 वाट का हमें पावर लॉस हो रहा है और 440 वाट बन रही है, सही है। थोड़ा मैथ्स देख लेना यार, ठीक है, मैं जो मेन चीज़ आपको समझा रहा हूँ। 5 4 20, हाँ ठीक है, लगभग सही आया है, 2 वाट। तो शुरुआत में जब हम लोग करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्योंकि बहुत हाई होता है, तो ऐसे में आउटपुट पावर बहुत तेज़ी से राइज करती है, लॉसेस हल्के राइज करते हैं। तो लो करंट पे कॉपर लॉसेस कम देखने को मिलते हैं कंपेयर टू द जो राइज इन लॉस है, कॉपर लॉस वो कम है कंपेयर टू द राइज इन पावर, जो हम आउटपुट पावर की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए एफिशिएंसी बड़ी तेज़ी से लीनियरली बढ़ने लग जाती है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे लीनियरली एफिशिएंसी बढ़ती लग चली जाती है ना। देन देयर कम्स दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये वो लोड करंट जिस पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, इसको मैं आई एल एम एक्स के नाम से इसको जानता हूँ, ठीक है। तो ये वो लोड करंट है जिस पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये कितना होता है, डेट इज इक्वल टू द अंडर रूट में पी आयरन लॉसेस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, यही तो होता है भैया, यही फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं इक्वल होते हैं वेरिएबल लॉसेस के, ठीक। तो ये वो कंडीशन होती है बिल्कुल एग्जैक्टली जिसके अंदर हमें जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं वो वेरिएबल लॉसेस के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं ये पॉइंट पे। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एफिशिएंसी वो पॉइंट होता है जहां पर वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस बराबर हो जाते हैं। अब जैसे ही तुम इस पॉइंट को पार करोगे, देखो ये हो गया मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट, जैसे ही तुम्हारी करंट इस पॉइंट को पार करती है तो तुम्हारे जो वेरिएबल लॉसेस हैं कॉपर लॉसेस वो बहुत तेज़ी से शूट करने लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से, बिकॉज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुँचते पहुँचते करंट अच्छी खासी मैग्नीट्यूड हासिल कर चुका है। तो अब जो इंक्रीमेंट होगा पावर में जो इंक्रीमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लोड करंट के, लेकिन जो कॉपर लॉस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे आई एल के स्क्वायर के। तो मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे, स्क्वायर टाइम्स बढ़ेंगे कंपेयर टू द आउटपुट पावर। तो अब क्या होता है, जब हम लोग ये मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला पॉइंट पार कर जाते हैं, वो लोड करंट जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है वो पॉइंट जब हम पार कर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी एफिशिएंसी जो आउटपुट पावर है उसकी जगह कॉपर लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस मिल के
आउटपुट पावर को डोमिनेट करने लगते हैं। तो क्योंकि आउटपुट पावर के ऊपर अब ये हावी हो जाएंगे तो अब एफिशिएंसी हमारी डाउन टर्न हासिल कर लेती है। तो कॉपर लॉसेज ग्रो मोर रैपिडली देन पावर, इसी की वजह से एफिशिएंसी का जो कर्व है वो नेक्स्ट हाफ में गिरने लग जाता है। यानी कि यहाँ तक अगर देखोगे तो आउटपुट पावर जो होगी वो डोमिनेट कर रही है लॉसेस को, लेकिन इस पॉइंट के आगे जाके लॉसेस जो होते हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं आउटपुट पावर को। तो ऐसा नहीं कि आउटपुट पावर से ज़्यादा हो गए, बट लॉसेस बढ़ जाते हैं, मतलब अच्छा खासा पोर्शन, रेट ऑफ राइज ऑफ लॉसेस ग्रेटर देन रेट ऑफ राइज ऑफ पावर। सही है, समझ में आ रही बात है? इस तरीके से ले लो, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, ये जस्ट मतलब समझाने का है कि जो राइज इन पावर है बाय इंक्रीजिंग लोड करंट वो कम होती है कंपेयर टू द राइज इन लॉसेस। तो जो लॉस का राइज हो रहा है वो ज़्यादा तेजी से हो रहा है क्योंकि स्क्वायर टाइम्स है कंपेयर टू द राइज इन पावर। सो यहाँ तक सही था, इसके आगे इसलिए एफिशिएंसी डाउन कर्व पकड़ लेती है। सही है, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये काफ़ी तेजी से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने इसमें एफिशिएंसी के बारे में आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना। नेक्स्ट वीडियो में बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन जरूर बताओ, बिकॉज यहाँ पर जो भी हमने कवर करा है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। जितने अच्छे कमेंट होंगे उतने जल्दी उतने फ्रिक्वेंटली मैं लेक्चर्स बनाता रहूँगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो YCT यूथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल्स भी लगवाए हैं वो ज़रूर देखना, सुपर प्राइम ग्रुप पर अवेलेबल है। बाकी अगर आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, तुम्हें एग्जाम की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, माइंड की क्लैरिटी नहीं है, एंजाइटी है, टाइम टेबल बनाना है, कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, इन सब के बारे में आप मेरे से एक 1-to-1 हम लोग कॉल बुक कर सकते हैं। अगर आप सुपर प्राइम मेंबर हो तो ये फैसिलिटी आपको फ्री में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप मेल करिए मुझे और मैं आपके लिए कॉल स्लॉट बुक कर दूंगा। ठीक है, और जो भी आपको इस पूरे लेक्चर की जो भी कलर PDF है वो सब के सब सुपर प्राइम ग्रुप पर मैं अपलोड कर देता हूँ एज पर द शेड्यूल, जो शेड्यूल में डालता हूँ हर फ्राइडे, आई थिंक ऐसा ही है। ठीक है, तो कीमती समय देने की धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। थैंक यू।